आज की क्लास में हम कराएंगे अपने प्रैक्टिस सेट 33 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। जो ये प्रैक्टिस सीरीज़ है आपकी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो है ही, साथ में ये अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगर आपको प्रैक्टिस लगानी है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ठीक है, साथ में ही जिन अभ्यर्थियों ने UP असिस्टेंट प्रोफेसर, UP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल किया है और तो उन्हें प्रैक्टिस लगानी है हिंदी विषय से, तो आप देखिए इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक, तो अब तक हमने क्या है कितनी क्लासेस आपको करा दी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। देखिए, जो इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आपको हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है विभिन्न विद्वानों द्वारा, उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कराई है। साथ में हिंदी साहित्य लेखन की जितने भी इतिहास ग्रंथ रहे उस संबंध में भी आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं। इसके साथ आदिकाल हो गया, इसके साथ क्या हो गया, आदिकाल, ठीक है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी जो युग हैं, ठीक है, जैसे भारतेंदु युग, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, इस पर क्या है हमने आपको प्रश्न करा दिए हैं। तो आज की क्लास में क्या है, हम प्रयोगवाद को देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि माझी ना बजाओ बंसी, ये किसकी कविता है। महत्वपूर्ण, देखिए आपको कविताएं और रचना याद होनी चाहिए। ठीक है, तो माझी ना बजाओ बंसी किसकी कृति है। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। तो बात करें माझी ना बजाओ बंसी किसकी रचना है, ये केदारनाथ अग्रवाल की। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो क्लास कराई केदारनाथ अग्रवाल की, मैंने आपको रचनाएं करा दी हैं, ऐसे युग की गंगा, नींद के बादल, ठीक है, आग का आईना, आग का आईना याद रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, युग की गंगा, पंख और पतवार, पंख और पतवार, विचार और बांधा, विचार और बांधा, बसंती हवा, बसंती हवा, विवेक विवेचन, तो ये किसकी कृतियां हैं आपके, केदारनाथ अग्रवाल की, ध्यान रखेंगे। देखिए पिछली क्लास जो हमने आपको कराई थी तो उसमें एक प्रश्न था जो था कि मास्को, बता देते हैं प्रश्न क्या था आपका, कि मास्को अब भी दूर है, अब भी दूर है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको ये बतानी थी कि ये कविता किसकी है, ठीक है, तो किसकी है ये। तो उत्तर में देखिए हमने आपको शिव मंगल सुमन की जगह क्या है, शिवदान सिंह चौहान बोल दिया था, है ना। बाद में जब वीडियो रिकॉर्ड हो गई उसके बाद जब सुनी गई तब पता चला कि शिव मंगल की जगह क्या है, हमने आपको शिवदान बोल दिया था। तो आप लोग करेक्ट कर लेंगे कि मास्को अभी भी दूर है और इनकी चली जा रही, एक और कविता थी इनकी, चली जा रही है बड़ी लाल सेना। तो ये किसकी है, बड़ी लाल सेना, किसकी कृतियाँ हैं ये किसकी कविता हैं ये, शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, आप ये करेक्ट कर लेंगे। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें। देखिए अगला जो प्रश्न है आपके पंक्ति से है, तो पंक्ति क्या है कि हर एक छाती में आत्म अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित, आधा सा आएगा, सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक बाड़ी में महाकाव्य की पीड़ा है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है। इसमें देखिए कवि क्या कह रहा है कि हर मनुष्य का अपना एक संघर्ष रहता है, अपनी एक पीड़ा होती है, ठीक है। हमें ये लगता है कि जो हमारा जीवन है वो संघर्ष में है, लेकिन जब हम दूसरे के जीवन को देखते हैं तो हर एक की छाती यानी कि हर एक के सीने में क्या है, दर्द
दबा हुआ है। अब वो दर्द चाहे शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो, उसके रूप अलग हैं, पर संघर्ष और पीड़ा हर किसी के जीवन में है। तो यहीं पर कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि हर एक छाती में आत्म अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा, यानी कि प्रत्येक सबकी हर एक मुस्कान मुस्कान नहीं होती, संघर्ष होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा, यानी कि मुझे जो भ्रम था कि मेरी जो पीड़ा है वही एक पीड़ा है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, संघर्ष को देखते हैं, तब पता चलता है कि हर व्यक्ति का संघर्ष है, हर व्यक्ति की पीड़ा है। ठीक है, बस उनके तरीके अलग हैं, रूप अलग हैं। कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक, कोई आर्थिक, ठीक है, कोई पारिवारिक, कोई संबंधों से परेशान है। ठीक है, पर लेकिन हर किसी के मन में क्या है, पीड़ा, संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये कथन किस कवि का है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसका है ये? मुक्तिबोध का, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? संधि हुई है 1936, 1920, 1943, 1953। तो कब से माना जाता है? 1943 से। और अगर हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक के बारे में बात करें तो कौन है? अज्ञ। ठीक है, कौन है? अज्ञ। अगर अज्ञ का पूरा नाम देखा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, पंक्ति से है कि दुख सबको मांझता है। तात्पर्य कि दुख सबको मांझता है, यानी कि दुख हर किसी के जीवन में है। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति संघर्ष से निकलता है, ठीक है, तो उसकी छवि अलग होती है। ठीक है, वो जीवन जीना सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार से दुख सबको मांझता है, यानी कि सबके जीवन में आपको दुख देखने को मिलेगा। अब वो व्यक्ति पर निर्धारित करता है कि वो उस दुख को किस रूप में ले। अगर कुछ सीखता है तो ठीक है, अगर वो उसे अपना भाग्य बना लेता है तो वो उसी में घुटकर रह जाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? अज्ञ की, मुक्तिबोध की, भवानी प्रसाद मिश्र की, नागार्जुन। किसकी है ये? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ की, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रथम तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं है? देखिए, अज्ञ ने क्या है, अज्ञ ने तार सप्तक का निर्माण किया। किसका? तार सप्तक का। तो आप देखिए, तार सप्तक के 4 संस्करण देखने को मिलते हैं। पहला कब हुआ? 1943 में, सन 1943 में। दूसरा सन 1951 में। तीसरा सन 1959 में। चौथा सन 1979 में। ध्यान रखेंगे, प्रथम तार सप्तक के कवि, जो तार सप्तक है इसमें क्या है, 7 कवियों को रखा गया था। ठीक है, 7 कवियों का एक समूह होता था जिसमें उनकी रचनाएं, ठीक है, उनके बारे में लिखा जाता था, या फिर कहते हैं उन समूह में 7 कवियों को सम्मिलित किया जाता था। अब यहाँ पर पूछा है कि प्रथम तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं है। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, रामविलास शर्मा। तो देखिए, प्रथम तार सप्तक की हम बात करेंगे तो प्रथम तार सप्तक में कौन से कवि नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र। ये कौन से सप्तक में है? आपके दूसरे सप्तक में है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा है, भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक में? दूसरे में। अगर हम बात करें प्रथम तार सप्तक की, तो देखिए प्रथम तार सप्तक में कौन है? आपके मुक्तिबोध हैं, ठीक है, प्रभाकर माचवे हैं, रामविलास शर्मा हैं, और भारत भूषण अग्रवाल। लिख देते हैं, भारत भूषण अग्रवाल। इसके साथ ही गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, और अज्ञ, और अज्ञ। इनके साथ नेमी चंद्र जैन भी हैं, नेमी चंद्र जैन। अब काउंट कर लेंगे कितने हुए, 1 2 3 4 5, रामविलास शर्मा दोबारा से लिख दे, अज्ञ 6, और नेमी चंद्र जैन 7। तो देखिए, प्रत्येक सप्तक में आपको 7 कवियों का समूह मिलेगा जिसमें 7 कवियों की रचनाएं देखने को मिलती हैं, ध्यान रखेंगे।
आप ये देखिए चारों सप्तक के कवियों को याद रख लेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कौन से कवि इस सप्तक में शामिल हैं, कौन से शामिल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि प्रथम तार सप्तक में कौन नहीं है, तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। ये कौन से सप्तक में है, दूसरे में। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथन से अगला प्रश्न कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है। जैसे देखिए सबसे पहले प्रयोगवाद को समझेंगे। जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी, तो उन्होंने अज्ञे ने क्या कहा कि नए बिंबों, नए शब्दों का चयन, नए प्रयोगों का चयन। इन्होंने यही तो कहा कि एक ही चीज को आप घसीट कर कब तक चल सकते हैं, परिवर्तन होना भी आवश्यक है। तो उन्होंने देखिए साहित्य में नए नए वादों का प्रयोग किया, नए बिंबों का प्रयोग किया, नए शिल्प का प्रयोग किया, है ना। तो वही बोला है इन्होंने कि तार सप्तक में संकलित जितने भी कवि हैं वो राहों का अन्वेषी, अन्वेषी यानी कि खोज करने वाले। अन्वेषण का तात्पर्य क्या होता है, खोज करने वाले। तो शब्दों की खोज करना, साहित्य में जो जो एक तरह से कहें छंद हो गए, शब्द हो गए, अलंकार हो गए, जो बिंब हो गए, तो उनकी जो नई खोज करता है, तो इनको इन्होंने क्या कहा है, राहों का अन्वेषी, यानी कि राहों की खोज करना। तो किसने कहा, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने, अज्ञे ने, रामवर सिंह ने। किसने कहा है, अज्ञे ने। ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, नरेश मेहता किस तार सप्तक में शामिल है। महत्वपूर्ण, मैंने आपको 4 तार सप्तक बताए। पहले का प्रकाशन सन 1943 में हुआ, दूसरे का 1951, पहले का 1943, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959, चौथे का 1979। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यहाँ पर 7 कवि हैं हर एक सप्तक में, आपको कवियों के नाम याद कर लेने हैं। तो देखिए दूसरे सप्तक में तो भवानी प्रसाद मिश्र हो गए थे आपके, ठीक है। और कौन है नरेश मेहता, किसमें, आपके दूसरे सप्तक में। अब नाम भी लिख लेते हैं दूसरे सप्तक के। पहले तो कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद कौन आते हैं, शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह। याद रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह के विषय में भी पूछा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक। नरेश कुमार मेहता, नरेश कुमार मेहता, और रघुवीर सहाय। याद रखेंगे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। महत्वपूर्ण, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, नरेश कुमार मेहता हो गए, रघुवीर सहाय हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके दूसरे सप्तक के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रूपांबरा किसकी कृति है। महत्वपूर्ण, रूपांबरा किसकी कृति है, तो ये किसकी है, अज्ञे की, ठीक है। अज्ञे की और भी कृतियां हैं, जैसे भग्नदूत, कुछ कृतियां लिख देते हैं, भग्नदूत, चिंता, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छड़वर, हरी घास पर छड़वर, बाबरा अहेरी, बावरा अहेरी, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये इंद्र धनुष रौंदे हुए, ये कितनी नावों में कितनी बार। महत्वपूर्ण, इस पर क्या है, अज्ञे को पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लें कि नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ। संधि हुई है, आपको बताना है कि नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ है। तो सन 1936, 1953, 1935, 1943। तो देखिए अगर हम नए पत्ते के प्रकाशन की बात माने तो कब माना जाता है, 1953 में। याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि नई कविता के संपादक कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न, नई कविता के संपादक कौन थे। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, जगदीश गुप्त, नामवर सिंह। तो कौन थे, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त के संग देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी इनका सहयोगी माना जाता है। याद रखेंगे, रामस्वरूप
चतुर्वेदी। ठीक है, अगर हम नई कविता के संपादन का टाइम देखें, कब संपादित हुआ या कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1954 में। याद रखेंगे, टाइम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ये एक लेख से है। ठीक है, कि नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, जगदीश गुप्त। तो कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि कविता के नए प्रतिमान। देखिए, इससे पहले आपने क्या देखा कि नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन बताया मैंने आपको? लक्ष्मीकांत वर्मा बताए। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, सॉरी नई कविता के प्रतिमान। लेकिन अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो कौन है वो? नामवर सिंह। याद रखेंगे, कौन है? नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के हैं नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान के कौन थे? नई कविता के प्रतिमान के लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि नई कविता का प्रकाशन कहाँ से होता था? महत्वपूर्ण, कहाँ से होता था? कोलकाता से, काशी से, प्रयाग से, कानपुर से। तो कहाँ से होता था? ये प्रयाग से। और किसके सहयोग से होता था? तो साहित्य, ध्यान लिखेंगे, साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था से। ये क्या थी? एक सहकारी संस्था थी। इसके सहयोग से क्या है? नई कविता का प्रकाशन होता था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए कि नाव के पाँव किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, मैंने आपको इस विषय में बताया है नाव के पाँव किसकी कृति है। ऑप्शन देख लेते हैं, जगदीश गुप्त की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की, केदारनाथ मिश्र की। तो अगर हम बात करें नाव के पाँव, तो ये किसकी कृति है? जगदीश गुप्त की। किसकी कृति है? जगदीश गुप्त की। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऋतंभरा किसकी कृति है? महत्वपूर्ण, ऋतंभरा किसकी कृति है? ऑप्शन है केदारनाथ मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की, लक्ष्मीकांत वर्मा की। तो ये किसकी है? केदारनाथ मिश्र की। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये किसकी है? केदारनाथ मिश्र की। अगला प्रश्न है कि कामायनी से मिलती हुई कथा वस्तु एवं शिल्प किस रचना में देखने को मिलती है या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है आपकी ऋतंभरा, केकई, शुभ्रा, आत्मजयी। देखिए, ऋतंभरा, केकई, शुभ्रा ये किसकी कृतियां हैं? केदारनाथ मिश्र की, केदारनाथ मिश्र की। ठीक है, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। अब इसमें से हमें ये बताना है कि कामायनी से मिलती हुई कथा वस्तु किस रचना में देखने को मिलती है। तो किसमें मिलती है? ऋतंभरा में। किसमें मिलती है? ऋतंभरा में। और ये कैसा काव्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ये कब प्रकाशित हुई? सन 1957 में। महत्वपूर्ण, कब प्रकाशित हुई? सन 1957 में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण कवि थे उनकी रचनाओं के संबंध में जाना। ठीक है, जो बिंदु थे उनको देखा। अगली क्लास में आपको मिलते हैं अपने 15 क्वेश्चन के साथ। देखिए, यदि आपको इस क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।